हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग लेकर आए हैं कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 1 समुच्चय। इस समुच्चय होते क्या हैं और इसको कितनी तरह से निरूपण किया जाता है, मतलब इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि समुच्चय के बेसिक आइडिया बारे में थोड़ा जानेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय को पहली बात तो हम लोग कहेंगे कि समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेट। तो नाम से थोड़ा सा तो आइडिया लग ही जाएगा ना कि हाँ, मतलब कि समुच्चय मतलब क्या होता है, सेट। इसको इंग्लिश बोलते हैं सेट। तो सेट एक्चुअल में है क्या चीज़। जैसे मान लीजिए हम आपको कह दें कि फ्रिज, कूलर, पंखा जो हो गया वो एक चीज़ों का सेट बन गया। ऐसे कह दें कि ये मार्कर है हमारे पास और ये बॉटल हो गए, तो इन सबको अगर से इकट्ठा कर लें तो एक ग्रुप बना लें, तो ग्रुप बन जाए तो वो तो सेट हुआ। लेकिन इसके में ग्रुप का यहाँ पे स्पष्ट तौर पे नाम नहीं दे सकते। नाम क्या दे सकते हैं कि संग्रह नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो वस्तुओं का मतलब यहाँ पर है कि वस्तु में कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मार्कर हो गया, पेन हो गया और फ्रिज वगैरह हो गए और कुर्सी हो गए, तो इन सब का कुछ भी ले सकते हैं वस्तुओं में। तो उन सब का एक संग्रह बना लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। तो उस इकट्ठा वस्तुओं को जो इकट्ठा करेंगे तो उसको बोलेंगे समुच्चय। लेकिन हाँ, एक चीज़ खास बात देने वाली ये बात ये है कि वो जो वस्तुओं को इकट्ठा करेंगे, सेट तो कहेगा, लेकिन उस सेट को कुछ खास तरह से क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहलाएगा। यानी कि जो वस्तु होगी, वस्तु जो होगा वो सुपरिभाषित संग्रह होनी चाहिए। यानी जो वस्तु होगा, जो वस्तुओं का संग्रह होनी चाहिए, तो वो सुपरिभाषित होनी चाहिए। सुपरिभाषित का मतलब वो होना चाहिए कि मतलब ये है, सुपरिभाषित का मतलब होता है कि जो व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदलता, वो सुपरिभाषित कहलाता है। जैसे मतलब कि ऐसे हम कह दें कि जैसे हम लोग कहें कि एग्जाम्पल के माध्यम समझिए तो ज़्यादा बेटर आएगा। देखिए एग्जाम्पल का मतलब ये है कि देखिए ऐसे कहते हैं कि 20 से कम समप्राकृतिक संख्या। अब 20 से कम समप्राकृतिक संख्या मतलब क्या हुआ कि जैसे 20 से कम समप्राकृतिक संख्या क्या कौन कौन सी होती हैं। 20 से कम समप्राकृतिक संख्या कौन कौन होती है, 2 होता है, और क्या होता है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 होता है, 10 हो गया, 12 हो जाएगा, और 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया। 20 नहीं लेंगे क्योंकि 20 से कम बोला है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये तो हो गया 20 से कम समप्राकृतिक संख्या हो गया। 2 एक सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, 8 भी सम संख्या है, 10 भी सम संख्या है, 12 भी सम संख्या है, 14, 16, 18 सब सम संख्या है। तो हम लोग जानेंगे कि वो भी कितने से कम है, 20 से कम है, और ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या को 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से इन्फिनाइट तक लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए 20 से कम समप्राकृतिक संख्या। अब देखिए अब थोड़ी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि ये जो प्राकृतिक संख्या लिखी हुई है ये 20 से कम है। तो अब ये चेक करिए इसमें कि क्या ये जो लिखे हुए हैं ये वस्तु, एक तरफ से देखा जाए तो वस्तुओं को यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि वस्तु होता क्या है। अवयव समुच्चय के अवयव ही वस्तुएं कहलाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि जितने भी ये टर्म से लिखे हुए हैं, ये जो नंबर में कामा करके लिखा हुआ है, ये इनको हम बोलेंगे अवयव। अब एक खास देने वाली बात है कि ये जो अवयव हैं, ये जो वस्तु कामा करके लिखा हुआ है, क्या ये सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित का मतलब ये होता है कि जो व्यक्तियों के अनुसार न बदले। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18, तो क्या ये 20 से कम समप्राकृतिक संख्या है। यहाँ हमने डिफाइन किसको किया है, 20 से कम, वो भी समप्राकृतिक संख्या लिए हैं। इवन नंबर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर बोलेंगे क्योंकि प्राकृतिक संख्या है, सॉरी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि क्या जो 20 से कम समप्राकृतिक संख्या है वो हर व्यक्ति से पूछोगे तो क्या इसका आंसर सही आएगा, सेम आएगा।
कि हमसे पूछोगे तो क्या हम यही 20 से कम सम प्राकृतिक संख्या यही बताएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। क्या उन व्यक्ति से उससे पूछोगे तो क्या वो अलग बताएगा? नहीं, यही बताएगा, क्योंकि जो सम संख्या होती है 20 से कम वो यही होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्तियों के द्वारा बताई गई परिभाषा जो होनी चाहिए वो सुपरिभाषित होनी चाहिए। सुपरिभाषित मतलब कि सही तरीके से होना चाहिए। सही तरीके से मतलब ये हुआ कि जो सुपरिभाषित संग्रह हैं और वो 20 से कम सम प्राकृतिक संख्या है, तो क्या ये जो अवयव लिखे गए हैं इसमें क्या वो हर व्यक्तियों के लिए समान है कि अलग अलग हैं? तो ये हर व्यक्तियों के लिए समान है। हमसे पूछोगे तो यही बताएंगे, किसी और व्यक्ति से पूछोगे तो यही बताओगे, किसी और भी देश में जाओगे तो भैया वही बताएंगे, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या होती हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, वो दुनिया के किसी भी जगह पे चले जाओ तो तुमको 20 से कम सम प्राकृतिक संख्या यही बताएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या है ये क्या है? सुपरिभाषित संग्रह में है। सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित संग्रह है, ये है। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि 3 सबसे अच्छे अभिनेता के नाम। अब इसको थोड़ा देखिए, 3 सबसे अच्छे अभिनेता के नाम। अब देखो 3 सबसे अच्छे अभिनेता का नाम मतलब क्या हुआ? अब थोड़ा इसमें ध्यान दें, थोड़ा एक चीज़ भूल गए हम, थोड़ा सा उसको देखिए थोड़ा सा। जैसे ये तो लिख उठा, चलिए ठीक है, ये तो लिखा है, तो ये तो समुच्चय के अवयव को तो हमने दर्शा दिया कामा करके, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 लिख तो दिए हमने, लेकिन समुच्चय को दर्शाते कैसे हैं? समुच्चय को दर्शाएंगे मझले ब्रैकेट से, इससे थोड़ा सा हैवी डालेंगे तो ये बनने लगेगा, मतलब कि जो हम लोग पढ़ते आए हैं थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है, इस तरीके से आदत डालोगे तो आदत बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, तो वस्तुओं को हम लोग कामा करके लिखते हैं और उसको मझले ब्रैकेट से बंद कर देंगे, ताकि मतलब ये मालूम पड़ता रहे कि हाँ ये समुच्चय है। अगर ये समुच्चय है तभी हम लोग मझले ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे भैया ये सुपरिभाषित है। इसका मतलब ये है कि सुपरिभाषित संग्रह का मतलब ये हुआ, ये प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा ये सही साबित होगा, ठीक है। ये हर व्यक्ति के अनुसार ये बदलता नहीं है। ये किसी से पूछोगे तो इसका आंसर यही होगा, 20 से कम संप्राकृतिक संख्या के लिए संख्याएं जो नंबर होगी यही डिजिट होगी, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल थोड़ा सा और देखिए, जो थोड़ा सा आपका डाउट थोड़ा सा क्लियर हो। अब जैसे मान लीजिए कि 3 सबसे अच्छे अभिनेता के नाम। अब 3 सबसे अच्छे अभिनेता के नाम, अब एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 3 सबसे अच्छे अभिनेता का जो नाम है यहाँ पर। अब जैसे मान लीजिए हमारे सबसे फेवरेट हीरो हैं सनी देओल। अब हमारे लिए सनी देओल हैं, शाहरुख खान हो गए, और मान लीजिए ऋतिक रोशन हो गए। तो ये तो मान लीजिए हमारे फेवरेट हीरो के नाम हैं, अभिनेता के नाम हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आपके फेवरेट यही हीरो हों, हो सकता है कि आपको अक्षय कुमार पसंद आ जाए, हो सकता हो आपको कोई, मतलब हर व्यक्तियों के लिए जो अभिनेता होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, वो जो ही नहीं है कि जो हमें पसंद है वही आपके भी फ़ैन हो सकता हो कि वो आपको अलग से, मतलब कि वो आपके जो अभिनेता, मतलब जो अच्छे एक्टर होते हैं, जो अच्छे अभिनेता होते हैं, हीरो इसको बोलते हैं, तो वो जो ही नहीं है कि वो प्रत्येक व्यक्तियों के द्वारा सही हो। मतलब कि कहने का मतलब ये है, जरूरी नहीं है कि ये जो अभिनेता हैं, ये जो अभिनेता के जो नाम होते हैं वो सुपरिभाषित नहीं हैं। सुपरिभाषित का मतलब नहीं है कि मतलब वो हर व्यक्तियों के अनुसार एक नहीं होगा।
जरूरी नहीं है कि जो हमारे हीरो के मतलब कि जो हमको पसंद है वो आपको भी पसंद आए। तो ये जो है ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो यहाँ लिखोगे ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। सुपरिभाषित संग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि ये हर व्यक्तियों के द्वारा चेंज हो जाएगा, इसलिए सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। और सुपरिभाषित संग्रह कहते किसे हैं? जो व्यक्तियों के अनुसार जो संग्रह है, बोल सकते हैं कि जो संग्रह है व्यक्तियों के अनुसार न बदले। हो सकता हो कि हमारे देश में, मतलब वो व्यक्तियों की सोच पर डिपेंड करता है। हो सकता हो आपको अमेरिका के जो एक्टर्स हैं वो आपके सबसे अच्छे हीरो हों, वो आपको पसंद हो। तो इसका मतलब कि जो पसंद नापसंद वाली बात है वो हर व्यक्तियों के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग हैं। तो ये जो हैं तो ये अलग अलग होगा, तो इसको ये बोलेंगे सुपरिभाषित नहीं है। अगर ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है तो ये समुच्चय भी नहीं है, याद रख रखिएगा। अब देखिए, अब अगला एग्जाम्पल है कि संख्या 32 के अभाज्य गुणनखंड। अब इस संख्या 32 के अभाज्य गुणनखंड आइए करते हैं। गुणनखंड तो आता ही होगा ना आप लोग को, तो आइए देखते हैं। अब संख्या 32 के अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, आइए देखते हैं। संख्या 32 सबसे पहले किससे काटेंगे? 2 से। 2 कम 2 2 छंग 12, ये कटेगा 2 8 16, ये कटेगा 2 चौक 8, फिर ये कटेगा 2 दूनी 4, फिर ये कटेगा 2 कम 2। इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या 32 के अभाज्य गुणनखंड। ऐसा करिए, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर 18 लेते हैं। अभी हम बताएंगे क्यों ले रहे हैं। 18 ले लेते हैं। अब करिए, देखिए अब 18 लेने का मतलब क्या है। 18 लेने का मतलब ये हुआ, थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। अब मान लीजिए कि 2 9 18, अब ये 3 3 9, फिर 3 कम 3, तो इसको क्या लिखेंगे? संख्या 18 के अभाज्य गुणनखंड किए तो हमें मिला क्या? मिला है 2 मिला है और 3 मिला है। ठीक, अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो संख्या 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे तो उसका गुणनखंड करने पे क्या मिलेगा? 2 और 3 मिलेगा। अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हम अब कहेंगे कि भैया 2 3 3, 2 3 3। हम जानते हैं कि अभी थोड़ा सा हम एक चीज़ थोड़ा डाउट में है कि मतलब आपको डाउट में ना लाएं, ये चीज़ वही प्रक्रिया है। जो संख्या मतलब कि जो समुच्चय में जो अवयव होते हैं, अवयवों की संख्या रिपीट नहीं होती है, यानी कि वस्तु जो होती है रिपीट नहीं होती है। अब जैसे हमने बोल दिया मार्कर है, तो मार्कर को 2 बार मार्कर करके नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो ये नियम है कि जो समुच्चय के अंदर हम लोग वस्तुओं के अंदर अवयव डालते हैं तो वस्तुओं की संख्या जो है वो रिपीट नहीं होती है। ठीक है, तो अब ये चीज़ जो बना है, जो संख्या 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो 2 और 3 आएगा। ये हर व्यक्तियों के लिए समान है। किसी भी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में तो आप जा कर के पूछेंगे कि संख्या 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो बोलेगा कि 2 और 3 होगा। ठीक है, अब ये नहीं है कि हमसे पूछोगे 2 और 3 बता देंगे, हो सकता हो अगली बार से पूछोगे 2 4 6 बता दें, तब तो गलत हो जाएगा। पहले तो गलत बताएगा ही, क्योंकि क्यों गलत बताएगा भाई? 18 का गुणनखंड करो, उसका गुणनखंड यही आएगा 2 3 3। लेकिन हम लोग यहाँ पे कोई भी अवयव को या वस्तुओं को रिपीट नहीं करते हैं, याद रखे रहिएगा। इस समुच्चय में अवयवों की संख्या रिपीट नहीं करते हैं। और एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि समुच्चय में अवयवों को हम लोग कामा करके लिखते हैं। ठीक है, तो अगर ये किसी भी व्यक्ति के अकॉर्डिंग नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब ये सुपरिभाषित संग्रह है। और ये समुच्चय को हम लोग, अगर ये समुच्चय है तो इसको हम लोग समुच्चय को दर्शा देंगे बढ़िया सा। तो ये लिख देंगे सुपरिभाषित, यानी कि ये जो संग्रह है ये सुपरिभाषित संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह है। ठीक, आइए देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का मतलब क्या हुआ? अब अच्छा देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला कितने होते हैं? A B C D E F G H I J K L M N
PQRSTUVWXYZ, यानी कि टोटल 26 अक्षर होते हैं। लेकिन यहाँ पे 26 अक्षर में बात नहीं चल रही है। पूछा क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर की बात हो रही है, यानी कि वॉवेल। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वॉवेल होते हैं बताइए? A, E, I, O, U। अभी बताइए कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाके पूछो तो ये हर व्यक्ति, हमसे पूछोगे A, E, I, O, U बताएंगे जो स्वर होते हैं, ठीक है। तो किसी से पूछोगे तो बताओगे भैया कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर बताओ, वॉवेल बताओ, तो किसी से पूछोगे तो वो बताएगा A, E, I, O, U। हमसे पूछोगे तो यही बताएंगे। किसी देश में भी जाकर पूछोगे, मतलब हर व्यक्ति से पूछोगे तो ये जो मतलब जो वॉवेल हैं ये सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित का मतलब ये है कि ये किसी भी व्यक्तियों के अनुसार नहीं चेंज होगा, ठीक है। और जो व्यक्तियों के अनुसार अगर चेंज हो जाए तो वो समझ लो कि सुपरिभाषित संग्रह है ही नहीं है। जब सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा तो समुच्चय भी नहीं होगा। बार बार कह रहा हूँ मैं, हर बार जितने भी एग्जाम्पल हमने बताए हैं, तो हमारा कोशिश यही है कि आप लोग को बेहतर से बेहतर समझ में आए। अगर ये वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग पुनः वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखें, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको बेहतर समझ में आए, ठीक है। तो अगर ये सुपरिभाषित संग्रह है तो इसको सुपरिभाषित संग्रह है तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये समुच्चय है, ठीक। तो ये सुपरिभाषित संग्रह है तो इसको बताइए, लिखिए कि हाँ ये सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह है, ठीक। अगला एग्जांपल देखिए, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, थोड़ा देखिए होना चाहिए। समीकरण x² = 36 का हल बताइए। बड़ा बेसिक आइडिया एकदम। x² = 36 का हल क्या होगा? ये x² हटेगा तो ये अंडर रूट में आएगा। अगर ये अंडर रूट में आएगा तो ये 36 का इस बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा? +- 6 निकलेगा। तो इसके कितने हल हुए हैं? इसके 2 हल हुए हैं, एक प्लस का 6 होगा, एक माइनस का 6 होगा, याद रखे रहिएगा। तो इसका जो आंसर आएगा, एक बार प्लस का 6 आएगा, एक बार माइनस का 6 आएगा। एक्चुअल में रुकिए, एक्स प्लस का 6 आएगा और माइनस का 6 आएगा। अब बोलोगे कि हाँ इसमें हम 6 डबल बार कर दिए हैं, गलत, क्योंकि ये पॉजिटिव 6 है, ये प्लस में है, ये धनात्मक में है, ये ऋणात्मक में है, फ़र्क इतना है, ठीक है। तो इसके 2 हल होंगे, कितने होंगे? एक पॉजिटिव होंगे, एक निगेटिव होंगे, ठीक है। तो ये हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग जो है ये सुपरिभाषित संग्रह है, ठीक है। अगर ये संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह है, तो इसको हम लोग बोलेंगे भैया समुच्चय भी है। अगर ये समुच्चय है तो ये सुपरिभाषित संग्रह है, ठीक, सुपरिभाषित संग्रह है। अब थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, एक बार मोटे तौर पर समझा दे रहे हैं क्या क्या चीज़ है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय किसे कहते हैं? एक बार रिपीट कर रहे हैं आप ही के लिए। समुच्चय कहते किसे हैं? समुच्चय कहलाएगा कि किसी भी वस्तु यहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में मार्कर है, डस्टर है, मान लीजिए कि मार्कर, पेन, डस्टर जो भी है हमारे पास, सब कुछ ले लेते हैं, जो भी है मान लीजिए ये सब हमने ले लिया, ठीक है। अब इसको, ये सब मोबाइल है, डस्टर है, मार्कर है, 3-4 मार्कर हैं, इन सबको हमने एक ग्रुप बना लिया। तो ये जो इकट्ठे हुए हैं इसी को संग्रह कहते हैं, ठीक है। लेकिन इस संग्रह में जो होना चाहिए, एक खास क्वालिटी होती है, कुछ क्वालिटी होती है। क्वालिटी क्या होनी चाहिए? क्वालिटी ये होनी चाहिए कि सुपरिभाषित होनी चाहिए। सुपरिभाषित का मतलब कि जो उसमें वस्तु हैं वो सब व्यक्तियों के अनुसार सही है, कि हर व्यक्तियों के लिए अलग अलग है, कि हर व्यक्तियों के लिए एक ही है, ये चीज़ है मतलब। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अच्छा हमने एग्जाम्पल के माध्यम से कहा कि 20 से कम सम प्राकृतिक संख्या, किसी भी दुनिया के क्षेत्र में जाओ
तो 20 से कम समप्राकृत संख्या बताएंगे भैया कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ही है। अब ये जो अवयव हैं ये हर व्यक्तियों के लिए जो है समान है। ये नहीं है कि हमसे पूछोगे तो अलग बताएंगे, किसी और से पूछोगे तो वो अलग बताएगा, ऐसा तो है नहीं। तो ये जो संग्रह है ये सुपरिभाषित संग्रह है। अगर ये सुपरिभाषित संग्रह है तो ये सेट है, समुच्चय है। अगर समुच्चय है तो समुच्चय को हम लोग दर्शाते हैं मझले ब्रैकेट से, याद रखे रहना, ठीक है। तो संख्या 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2, 3, 3। यानी कि और एक चीज़ खास बात देने वाली बात यह है कि अगर इसे हम गुणनखंड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो समुच्चय में अगर ये समुच्चय है तो इसमें अवयवों की संख्या रिपीट नहीं होती है और अवयवों को कामा करके दर्शाते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये सभी व्यक्तियों के अनुसार एक है और किसी ये नहीं है कि हमसे पूछो कुछ अलग बताएंगे, किसी और से पूछो कुछ अलग बताएगा। दुनिया किसी भी क्षेत्र में जाओगे तो वॉवेल जो है यही होगा, ए, ई, आई, ओ, यू, इसलिए सुपरिभाषित संग्रह है, ठीक। 3 सबसे अच्छे अभिनेता के नाम कौन कौन से हो सकते हैं, हमसे मतलब कि कुछ पूछोगे तो कुछ और बताएंगे। हीरो के नाम तुम्हारे देश में कुछ हो सकता है कि कुछ अलग हीरो के नाम हो, ठीक है। अब देखिए तो इसका मतलब ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, ये हर व्यक्तियों के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। अगर ये चेंज होगा तो ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। और जो सुपरिभाषित संग्रह है तो वो समुच्चय भी है, जैसे ये समुच्चय है और ये भी समुच्चय है क्योंकि ये सुपरिभाषित संग्रह है। और समीकरण x² = 36 का हल क्या है, यही होगा, तो ये भी सुपरिभाषित संग्रह है। एग्जाम्पल थोड़ा सा और देखिए, इस मान चलिए और थोड़ा समझ में आया आपको कि और क्या सुपरिभाषित संग्रह नहीं हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान चलिए एग्जाम्पल देखिए, और जैसे मान लीजिए कि छठा एग्जाम्पल देखिए एक ठो, जैसे कहते हैं कि जैसे ले लें कि पाँच सबसे प्यारे जानवरों के नाम। अब देखिए 5 सबसे प्यारे जानवरों के नाम कौन कौन हो सकते हैं। 5 सबसे प्यारे जानवरों के नाम, अब देखिए ध्यान से भाई, जानवर हो सकता हो हमें शेर पसंद हो सकता हो हमें खरगोश पसंद हो सकता हो हमें तोता पसंद हो। तोता भी एक प्रकार का जानवर ही होता है, तो पक्षी भी कुछ भी ले सकते हो उसमें। तो इसका मतलब ये जो ही नहीं है कि जो हमें पसंद है हो सकता हो वो आपकी पसंद है, उनकी पसंद हो। यानी हर व्यक्तियों के लिए जो है, सबके लिए हो सकता हो, किसी को तो डायनासोर ही पसंद हो। इसमें कोई मतलब कहा नहीं जा सकता है इसमें। तो ये जो है ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, ये मतलब कि ये हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग जो है चेंज होगा। तो ये सुपरिभाषित संग्रह जो है नहीं है। तो यहाँ लिख दोगे इसको कि सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। अगर ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है तो ये समुच्चय भी नहीं है, जाहिर सी बात है। चलिए इतना हम लोग इसको रेज करते हैं। देखिए समुच्चयों का निरूपण, तो समुच्चयों को 2 तरह से निरूपित किया जा सकता है, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। तो आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए हमने एग्जाम्पल आपको बताया है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एग्जाम्पल बताया था ना। कौन सा एग्जाम्पल बताया था कि जो समुच्चय हो, तो समुच्चय कौन से थे हमारे पास। कोई हमने जो लिया था 20 से कम समप्राकृत संख्या ना। तो 20 से कम समप्राकृत संख्या कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। अगर ये समुच्चय है तो ये समुच्चय किस रूप का है, 20 से कम समप्राकृत संख्या ना। तो 20 से कम समप्राकृत संख्या कौन कौन होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। तो इसको हम लोग समुच्चय के रूप में दर्शा देंगे। और समुच्चय को हमेशा लिखते कैसे हैं, कैपिटल लेटर से। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, जो ABCD के अक्षर होते हैं, वर्णमाला जो होते हैं, तो ABCD के अक्षर से जो भी हो इसको हम लोग कैपिटल लेटर से इसको दर्शाते हैं, इसको कैपिटल लेटर से इसको लिखा जाता है। तो ये जो रूप लिखा हुआ है इसको बोलते हैं रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप बोलते हैं।
ठीक है। और इसी पैटर्न को, तो ये तो पहला हुआ समुच्चय, ये तो समुच्चय को दर्शाने का ये पहला तरीका है, इसको पहले तरीके से निरूपित कर दिया है। दूसरा तरीका क्या होता है, जो हमने समुच्चय को तो किससे दर्शाएंगे, कोई कैपिटल लेटर से ही दर्शाएंगे। तो यहाँ पे नाम क्या दिए हैं, कैपिटल ए इक्वल, तो समुच्चय को तो ये समुच्चय को दर्शाने का तो ये तो चिन्ह है ही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, अब देखिए इसमें ध्यान से, तो अंदर जो भी अवयव हैं, समुच्चय के अंदर जो भी अवयव हैं, ठीक है, उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हाँ, मान लीजिए कि अंदर x लोग हैं, एक बात मान लें, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अंदर कौन से हैं, वो x लोग हैं। जो ही नहीं है कि हम जो मान रहे हैं x मान रहे हैं, जनरल तौर पे x ही माना जाता है। अगर आपको मानना है तो आप ABCD के अक्षर वाले PTRSTUVW स्मॉल में कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल तौर पे x माना जाता है, तो मैं x ही मान के ही करूँगा। अगर आप लोग को जो भी अच्छा लगता है तो वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी गलत नहीं काट सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें जनरल तौर पे अवयव के क्या है हमारे पास, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो इन सभी अवयव को मान लेते हैं कि ये x हैं, तो मान लेते हैं ये स्मॉल में x हैं, वो भी सच दैट का मतलब क्या होता है, इसको इस चिन्ह को बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं, सच दैट का मतलब क्या होता है, इस प्रकार है कि, ठीक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार, ये चीज़, ठीक। सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार है कि, यानी कहने का मतलब है समुच्चय A मझला ब्रैकेट x, इसके अंदर जो अवयव हैं उसको हमने माना है x, और वो x इस प्रकार है, सच दैट इस प्रकार x इस प्रकार है कि, किस प्रकार है, 20 से कम, कौन से, यही, यानी कि जो x हैं अवयव जो अंदर हमने बोला है x, वो x इस प्रकार हैं कि x 20 से कम समप्राकृतिक संख्या ठीक है। तो बात समझ में आई, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए ये हमारा है समुच्चय निर्माण रूप। ये तो हमने एकदम सिंपल से लिख दिया, इतना आसान हमने इसको लिखा हुआ है, लेकिन इसका मैथमेटिक्स तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसको मैथमेटिक्स तरीके से भी लिखते हैं, वो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी है वो भी आसान ही है, ठीक है। तो हमने इसको तो अभी, चलिए हम कल की क्लास में इसको हम आपको बताएंगे कि हाँ ये इसको मैथमेटिक्स तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल अभी इसको समझने के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना आसान कैसे है। ये आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा है भी आसान ये भी, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, हमने समुच्चय का नाम दिया था कैपिटल A, उसको मान लिए, ठीक है। और इक्वल में चिन्ह तो लगेगा ही लगेगा। अंदर वाले पूरे वैल्यू को हमने मान लिया x, सच दैट यानी कि ये जो अवयव हैं x वो इस प्रकार हैं कि जो x हैं वो 20 से कम समप्राकृतिक संख्या है। बात समझ में आई? तो 20 से कम ही तो है समप्राकृतिक संख्या, 18 16 14 12 10 8 6 4 2, सब 20 से कम ही है, वो भी सम संख्या है, समप्राकृतिक संख्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और देखिए, एक और हमने कल बताया था ना, एक और हमने क्या बताया था आपको, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर बताए थे ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से थे, हमने मान लो इसको, मान लीजिए कैपिटल Q है, कैपिटल Q इसको मान लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला के ये क्या, इसको हमने समुच्चय को दर्शाने के लिए कैपिटल Q का इस्तेमाल ले लिया है, और यहाँ पे समुच्चय का चिन्ह लगा दिए हैं, ठीक है। अब लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से थे, A E I O U, ठीक, A E I O U। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे दर्शाएंगे, समुच्चय निर्माण रूप में दर्शाएंगे, इसको थोड़ा सा रेज कर देते हैं, थोड़ा बताते हैं। अब समुच्चय निर्माण रूप में कैसे दर्शाएंगे इसको, क्या नाम है इसका, कैपिटल Q नाम है,
ठीक, इक्वल लगाइए, समुच्चय का चिन्ह लगाइए। फिर ये क्या है, इन सभी अवयवों को हम लोग नाम दे देते हैं एक्स हैं। हम जो ही नहीं है कि आप एक्स ही दें, कुछ भी दे सकते हैं, हमने पहले बता दिया। तो हमने इनके अवयव को पूरा का नाम दे दिया एक्स। तो वो एक्स सच दैट, यानी एक्स इस प्रकार है कि एक्स जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। क्या हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। ठीक, एग्जाम्पल, चलिए बस करिए, इतना बहुत है कि एक एग्जाम्पल और बता दें आपको। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल जितना थोड़ा समझेंगे थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी, और कुछ नहीं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए 4 सबसे अच्छे अभिनेता के नाम। पहली बात तो ये तो सुपरिभाषित है ही नहीं है, और जो सुपरिभाषित संग्रह होते हैं वही तो समुच्चय होता है, और ये सुपरिभाषित संग्रह है ही नहीं है। क्यों नहीं है सुपरिभाषित संग्रह? क्यों नहीं है? क्योंकि जो अभिनेता होते हैं वो सभी व्यक्तियों के अनुसार अलग अलग होता है। वो सब व्यक्तियों के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग होगा, किसी के व्यक्ति के अनुसार वो बदलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए वो सुपरिभाषित नहीं है। तो जो सुपरिभाषित होगा वही तो समुच्चय होगा। कोई एक ऐसा बताइए एग्जाम्पल जो कि मतलब कि हमारे ये जो समुच्चय हो तो एक ले सकते हैं हम लोग। ले लीजिए यहाँ पर एक आप एग्जाम्पल लीजिए। कौन सा एग्जाम्पल लें? जैसे मान लीजिए कि जे से शुरू होने वाले महीनों के नाम। अब जे से शुरू होने वाले महीनों के नाम कौन कौन से होते हैं? कौन से हैं? जनवरी हैं, JANUARY, JUNARY होता है ना, JANUARY, जनवरी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून होता है। जुलाई होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 ही होते हैं। तो यहाँ पे कितने अवयव आए हैं? 3 अवयव हैं, वो भी जो महीनों के नाम हैं, लेकिन किससे स्टार्ट है? जे से। तो जे से शुरुआत होने वाले महीनों के नाम। तो ये किसी भी व्यक्ति से पूछोगे कि जे से शुरुआत होने वाले महीनों के नाम, तो क्या क्या बताएंगे? जनवरी बताएगा, जून बताएगा, जुलाई बताएगा। ठीक है, तो ये सभी व्यक्तियों के अनुसार जो है समान हैं। सभी से, किसी से पूछोगे, हमसे पूछोगे, हम भी यही आंसर देंगे। किसी और से पूछोगे तो वो भी यही बताएगा, ये नहीं कि अलग बताएगा। ठीक है, तो देखिए, तो जनवरी, जून, जुलाई 3 ही हैं। अब इसका नाम हम लोग को कुछ और दे देते हैं। मान लीजिए इसका नाम है कैपिटल T। ठीक है, अब इसी को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। क्या नाम दिए हैं? समुच्चय का नाम दिए हैं कैपिटल T दिए हैं। ठीक, समुच्चय जनवरी, जून, जुलाई ना। तो यहाँ पे हम इनके अवयव को नाम देते हैं। चलिए, हर बार तो एक्स ही दिए हैं, जो ही नहीं है कि एक्स ही दें, कुछ भी दे सकते हैं हम। आप आपके समझने के हिसाब से लिख दे रहे हैं उसको भी। तो इसमें यहाँ मान लीजिए अंदर y है, इसके अवयव का नाम हमने मान लिया कि y है। y सच दैट, यानी कि y इस प्रकार है कि y जो है वो जे से शुरुआत होने वाले, तो यहाँ लिखोगे कि जे से शुरू होने वाले महीनों के नाम। ठीक, तो ये हमारे हैं कैसे समुच्चय को दर्शाने के 2 तरीके। एक रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप बोल सकते हैं, और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। तो हमने तो इसको तो थोड़ा सा एकदम आसान करके बताया है। अभी जो हम आगे क्लास बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि इसको मैथमेटिक्स तरीके से कैसे दर्शाते हैं। फिलहाल कुछ हम आपको एक थोड़ा सा ये भी बता दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ समुच्चय जो होते हैं उसको हम लोग
समुच्चय ऋणात्मक रूप में नहीं दर्शा पाते हैं, इसलिए उसको हम लोग रोस्टर रूप में ही दर्शा सकते हैं। केवल जैसे मान लीजिए ये हैं, अब इसको तो हम मैथमेटिक्स तरीके से दर्शा नहीं सकते। ठीक, आइए देखते हैं। तो एक खास ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि समुच्चय को लिखने का तरीका क्या होता है, थोड़ा सा 2 3 4 ध्यान देने की बातें योग्य हैं, थोड़ा उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला क्या चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये समुच्चय है तो समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव की संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। पहली बात, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे 2 आया है तो अब कहीं इसके अंदर 2 नहीं दिखना चाहिए। अब ये तो 2 अंकों वाली संख्या है, ठीक है, ऐसे 2 लिखा है तो कहीं और अलग से 2 कहीं लिखा है, कम करके नहीं लिखा है ना। तो यानी कि समुच्चयों के अंदर जो है अवयव की संख्या रिपीट नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल माने तो इसे मान लीजिए, अगर हमारे पास कल किए थे ना हम लोग, जैसे मान लीजिए 8 का गुणनखंड क्या होगा, 2 इंटू 2 होता है ना। तो इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2, 2, 2। तो इस तरह से तो समुच्चयों के अंदर अवयवों की संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या मान लीजिए कि 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो हम कह दें कि 3 आ गया, 4 आ गया, तो इसको समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि समुच्चय के अंदर जो है अवयवों की संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर जो ही नहीं है कि 3 बार आया है, 2 भी बार आया, तब भी उसको समुच्चय नहीं बोलेंगे, ठीक। तो पहली ध्यान देने की बात क्या है कि समुच्चय में अवयवों की संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, और समुच्चयों के अवयवों की जो संख्या है वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। मतलब कि जो ही नहीं है कि सीक्वेंस में क्रम बाई क्रम हो, उसको आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं। ऐसे मान लीजिए ये है 3 को पहले लिख दिए, 4 को बाद लिख दिए, 2 को बाद लिख दे रहे हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, उसके ऊपर इफेक्ट कुछ पड़ता नहीं है। अब चाहे हम इसको 18 पहले लिख दें, चाहे इसको हम पहले 18 पहले लिख दें और 16 लिख दें, 14 लिख दें, 12 लिख दें, 10 लिख दें, 8 लिख दें, 6 लिख दें, 4 लिख दें, 2 लिख दें, तब भी ये क्या माना जाएगा, तब भी ये समुच्चय माना ही जाएगा, क्योंकि 10 से ये 20 से कम संप्रातिक संख्या ही हैं। चाहे वो 18, 16, 14, 12 और ये 10, 8, 6, 2, 4, तो इसका मतलब ये है कि ये 20 से कम संप्रातिक संख्या है ही हैं। अब उसको जरूरी नहीं कि क्रम सीक्वेंस में ही हो, वो सीक्वेंस में तो होता ही है, लेकिन इसमें क्या है कि आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और तीसरी और ध्यान देने वाली बात ये है कि एक एग्जाम्पल थोड़ा सा हम इसको रेज करते हैं, और रेज करने के बाद थोड़ा सा हम 2-3 टॉपिक और हैं उसको भी बता देते हैं, फिर हम सीधा क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा रेज करते हैं तो बताते हैं आपको। देखिए जैसे कि में हैं, अवयव हैं, सदस्य हैं, तो उसको हम लोग लिखेंगे बिलोंग्स टू, इंग्लिश में बोलते हैं उसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, और उसका चिन्ह होता है ये कुछ इस तरह से। इसे ये ई नहीं है, ये ना सोचिए, ई तो इस प्रकार होता है, इसका मतलब ये होता है ये चीज़ ऐसे यूँ बना करके ऐसे इस तरह करते हैं, मतलब इसमें हैं, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है शामिल है, सदस्य है, में हैं, अवयव हैं। और अगर इसी को हम इस तरह प्रकार कर दें कि ये चीज़, यानी कि इसका मतलब होता है, जैसे हम लोग कहते हैं नहीं, मैथ में हम लोग पढ़े हैं कि जैसे P/Q ना, तो क्या बोलते हैं लोग, Q इज़ नॉट इक्वल 0। मतलब मैथमेटिक्स तरीके में क्या होता है, अगर कुछ चीज़ जैसे किसी के बराबर में लेना है, जैसे कहते हैं कि Q इक्वल 0, यानी Q बराबर 0 है, यानी इसका मतलब क्या है, Q बराबर 0 शामिल है, 0 ले सकते हैं। और जो नहीं ले सकते हैं तो उसको इससे सीधा इस तरह से डजना, यानी कि नॉट इक्वल 0, नॉट इक्वल 2, नॉट इक्वल 5, नॉट इक्वल -2, नॉट इक्वल -6, यानी कि -6 के बराबर नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार से मतलब मैथमेटिक्स तरीके में क्या होता है, अगर किसी चीज़ को लेना होता है तो इक्वल 0, नहीं लेते हैं तो नॉट इक्वल बोलते हैं उसको। उसी प्रकार से अगर इसे मान लीजिए मैथमेटिक्स अगर बोला है कि बिलोंग्स टू अभी है, तो सीधा है कि शामिल है। अगर जैसे हम इस पे इस तरीके से कर देंगे तो ये बोलेंगे कि डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि इसमें शामिल नहीं है। कहने का मतलब ये ना कि निगेटिव दर्शा देता है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम एग्जांपल के माध्यम से समझिए तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब इसे मान लीजिए, अब इस अवयव के अंदर कौन कौन सी संख्या हैं, इसके अंदर कौन कौन से हैं, ये सब एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या भी हैं। तो अवयव कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसका मतलब क्या है, समझिए ध्यान से। यानी कि अवयव 1
यानी इस समुच्चय के अंदर कौन कौन अवयव हैं, 1 2 3 4 5 है। अब देखिए, ए को बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इसका मतलब क्या है, जो नंबर, जो हमारे अंक जो 1 है, अवयव 1 है, वो ए का सदस्य है। अवयव ए जो 1 जो है वो ए का सदस्य है, यानी कि ए का सदस्य है या 1 जो है वो समुच्चय ए में है। ये कहने का मतलब ये है कि जो 1 है हमारे पास, वो 1 जो है वो समुच्चय ए में है, शामिल है या नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि साफ ही दिखाई दे पड़ा है इसमें, यानी समुच्चय ए में 1 जो है शामिल है, 1 ए में है, 1 ए में अवयव है, 1 सदस्य ए में है। ये चीज़ मतलब है। एक बार और समझिए थोड़ा सा से। अब एक चीज़ देखिए, फिर देखिए, 5 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, क्या 5 जो है ए का सदस्य है? यानी 5 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, 5 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि 5 ए का सदस्य है, 5 ए का अवयव है, 5 ए में है कि नहीं है? 5 ए में है, 5 ए में 5 ए का सदस्य है, 5 ए का अवयव है, इसका मतलब है इसमें। अब देखिए, 3 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, 3 ए में है, ये है तो 3 ए में है, 3 ए का सदस्य है, 3 ए का अवयव है। अब देखिए क्या चीज़ नहीं है, जैसे मान लीजिए ये तो हो गया बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते कैसे हैं? 1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, 1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, 1 बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। देखिए ये चीज़, 1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि 1 ए का सदस्य है, बिल्कुल है। क्या इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं? एक अगर समुच्चय ए में है कि नहीं, 2 समुच्चय ए में है, 3 समुच्चय ए में है, 4 समुच्चय ए में है, 5 समुच्चय ए में है कि नहीं है? यानी 1 ए का अवयव है, 2 ए का अवयव है, 3 ए का अवयव है, 4 ए का अवयव है, 5 ए का अवयव है, 1 ए का सदस्य है, 2 ए का सदस्य है, 3 ए का सदस्य है कि नहीं, 4 समुच्चय ए का सदस्य है, 5 समुच्चय ए का सदस्य है कि नहीं सदस्य? यानी जो दिख रहा है वो उसमें बिलोंग्स टू लगेगा, यानी कि ए में शामिल है। अब देखिए क्या चीज़ शामिल नहीं है। अब क्या शामिल नहीं है? ऐसे कहते कि 7 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, क्या 7 जो है वो 7 बिलोंग्स टू कैपिटल ए है, यानी कि क्या 7 जो है समुच्चय ए का सदस्य है? दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? यहाँ पे कहीं 7 दिखाई दे रहा है, यहाँ तो केवल संख्या केवल कहाँ तक गई है? 1 2 3 4 5 तक ही गया है। से ना तो 6 है ना तो 7 है, 7 तो बहुत दूर की बात होगी। यानी कि 7 जो है वो ए का सदस्य नहीं है, 7 ए में नहीं है, 7 जो है ए का सदस्य नहीं है। यानी कि नहीं है तो क्या बोलेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि 7 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, 7 ए का सदस्य नहीं है, 7 ए का अवयव नहीं है। ये अंदर वाले जितने भी गिने जाते हैं उसको अवयव बोलते हैं। तो अवयव कौन से नहीं है? 7, वो भी किस में नहीं है? समुच्चय ए में नहीं है। बात समझ आई? अब देखिए, अब इसे कहते हैं कि हम 9 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो क्या 9 ए का सदस्य है? नहीं है भाई, गया ही 5 ही तक है। प्राकृतिक संख्या कहाँ तक गई है? 5 ही तक तो गई है, तो यानी कि डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये तो एकदम छोटी छोटी बात है भाई। जो इसका सदस्य है उसको बिलोंग्स टू लिखते हैं हमेशा, यानी कि 1 है, 1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, 5 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, 3 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि ए 1 में है, 5 1 में है, 3 1 में है। इस प्रकार से पढ़ते हैं। अब जो नहीं है वहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन लिख देंगे, यानी कि 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी 7 ए का अवयव सदस्य नहीं है, 9 ए का सदस्य नहीं है, 9 ए का अवयव नहीं है, 9 ए में नहीं है, समुच्चय ए में नहीं है। उसको ए तो हम लोग समुच्चय का नाम दिए हैं, नामकरण किए हैं। तो इतनी बात समझ में आएगी नहीं समझ में आई?
अगर इतनी बात समझ में आई हो तो हम एक छोटा सा चीज़ और बता देते हैं, उसके बाद फिर क्लास को समाप्त करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फिर इसके सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन को लेकर देखेंगे। थोड़ा देख लीजिए कि कुछ चीज़ के महत्वपूर्ण थोड़ा देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, समुच्चय के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम लोग का 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ के आए हैं। ठीक है, देखिए कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या को कैसे लिखते हैं, कैपिटल N से। ठीक है, समुच्चय लगाएंगे 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक, यानी अनंत तक चलता जाता है। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी है, जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनाइट अनंत तक जाती है, तो वो हमारी नेचुरल नंबर होती है, तो उसको कैपिटल N से दर्शाएंगे। ठीक है, अब एक कौन सी है हमारे पास, होल नंबर W, कैपिटल W। तो होल नंबर कौन कौन से होते हैं, ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है, तो 0 1 2 3 अनंत तक, सॉरी। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं बढ़िया सा। ठीक है, और ये हो गए एक हो गया इंटीजर होते हैं ना, इंटीजर को लिखते हैं कैपिटल Z से। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम कि 0 -1 कामा -2 कामा -3, फिर डेड अनंत तक बढ़ता चला जाएगा। फिर उधर कैसे जाएगा, 1 2 3 डेड अनंत तक बढ़ता चला जाता है। ठीक है, इसको लिखने का थोड़ा सिंबल है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, एक और तरीके से कौन सा है, और करके लिख सकते हैं। इसको कौन सा तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि कैपिटल Z बराबर, इसको लिख सकते हैं कि प्लस, क्या लिख सकते हैं, 0 कामा +-1 +-2 कामा +-3 डेड। ठीक, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। और एक कौन सा बचा है हमारे पास, एक हमारे पास है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को लिखते हैं कैपिटल Q से। ठीक है, उसको लिखेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि परिमेय संख्या, तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए। परिमेय संख्या जो होती है हमारी, परिमेय संख्या थोड़ा समझना तो है, जो परिमेय संख्या होती है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या को अभी हमने आपको क्या बताया है, कभी कभी कोई समुच्चय ऐसा आता है कि जिसको ना तो हम लोग रोस्टर रूप में लिख पाते हैं, ना तो उसको समुच्चय निर्माण रूप में ही दर्शा पाते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, भाई रोस्टर रूप में कैसे दर्शाओगे इसको। परिमेय संख्या तो कौन कौन सी होती हैं, 3/2 भी होता है, 2/3 भी होता है, 5/4 भी होता है, 7/9 भी होता है, और 1.5 1.6 ऐसे मतलब करते करते अनंत तक लिखेंगे। तो यानी कि इसका तो ढेरों लाखों करोड़ों अरबों तक अंत तक बता चला जाएगा। तो क्या हम लोग सबको कामा करके लिखते जाएंगे क्या, नहीं। तो इसको लिखने का सही पैटर्न क्या है, लिखने का सही पैटर्न ये है कि यहाँ लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे इसको बढ़िया सा, यहाँ लिखेंगे कि तो मान लेंगे कि भैया पहले तो हम लोग क्या करते हैं, पहली बात तो जैसे मान लीजिए अगर ये तो रोस्टर रूप लिखा है, ये तो रोस्टर फॉर्म लिखा है, रोस्टर रूप सारणीबद्ध रूप, तो इसको मान लेते हैं इसके अवयव x है ना। तो मान लेते हैं कि जो कैपिटल Q है, जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के अंदर जो अवयव हैं जो अनंत तक बढ़ते जाएंगे, उन सबको मान लेते हैं वो x है, x मान लेते हैं। ठीक है, तो वो उसको मान लीजिए जो x है, सच दैट, यानी x जो है वो अवयव जो हैं x है, वो x किस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं। सच दैट का मतलब क्या होता है, इस प्रकार है। x इस प्रकार है कि x इक्वल क्या होगा, x इक्वल क्या होगा, P/Q के फॉर्म में होगा ना। जो x होगा वो किसके बराबर, जो जितने भी अवयव होंगे, जितने भी सदस्य होंगे वो P/Q के फॉर्म में होंगे। ठीक है, और क्या होगा, P/Q के फॉर्म में तो होगा, और क्या होगा इसमें, अब वो P क्या होगा, जितने भी परिमेय संख्या होते हैं वो सभी क्या होते हैं, एक इंटीजर होते हैं, याद रख रहिएगा। ठीक है ना, वो सभी क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ठीक, तो P बिलोंग्स टू क्या करेंगे, P बिलोंग्स टू कैपिटल Z करेंगे क्या, शायद हमारे ख्याल से। तो यहाँ पे करेंगे P बिलोंग्स टू कैपिटल Q। ठीक है, और क्या करेंगे, P नहीं कैपिटल Z होगा शायद हमारे ख्याल से। एक सेकंड थोड़ा सा,
तो ये तो इंटीजर पूर्णांक ही तो होता है, पूर्णांक परिमेय संख्या। हाँ, P बिलोंग्स टू कैपिटल Z, ठीक, यानी कि P जो है, यानी जो ये जो आएंगे ये किससे बिलोंग्स करेंगे, कैपिटल Z से बिलोंग करेंगे। और जो Q भी होगा वो भी किससे बिलोंग करेगा, वो भी किससे बिलोंग्स करेगा, वो भी कैपिटल Z से बिलोंग करेगा। और Q का जो मान होगा वो नॉट इक्वल 0 होगा, ठीक है, क्योंकि जो Q का मान होगा 0 हो जाएगा तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित मतलब होता है अनंत हो जाता है। अनंत हो जाता है तो भाई उसकी कोई सीमा होगी ही नहीं। जब अनंत हो जाएगा कोई मतलब नहीं, परिमेय संख्या बनेगी नहीं, अपरिमेय कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। तो ये रहा। और खैर रही बात हमारी एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर को तो उसको खास दर्शाएंगे नहीं, केवल सीधा, ठीक है। रियल नंबर अब तक जितने तुम लोग पढ़ते चले आए हो तो वो सब केवल क्या है, वास्तविक संख्या है। जितने भी नंबर अभी तक हम लोग पढ़ते चले आए हैं, तुम लोग जितने पढ़े हो, तो सब क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या ही है। और रियल नंबर के अलावा भी कोई और संख्या होती है, वो चैप्टर 5 में है। तो अभी हम लोग जितना भी 1 पॉइंट से पढ़ेंगे 4 पॉइंट तक पूरा, तो वो हमारा अभी तक पूरा रियल नंबर ही काम चलेगा। जब आगे चलेगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर भी कोई भी मन में आपका अगर डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट में इसका जवाब पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।